हेलो स्टूडेंट्स, हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया हुआ था कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि जो हम ये सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है अभी वो क्लास 10th फिजिक्स के लिए हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज वीडियो नंबर 2 हम लोग बनाने वाले हैं। वीडियो नंबर 1 में हमने लाइट चैप्टर स्टार्ट किया ही हुआ था, उसमें लाइट के ड्यूअल नेचर के बारे में डिस्कस किया हुआ था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया हुआ था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर से इमेजेस बनाना और वो जो इमेजेस बनते हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो हमने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग इसी को फर्दर आगे बात करेंगे और इसमें हमारा टॉपिक आज का रहेगा बच्चों स्फेरिकल मिरर। ठीक है, देखो प्लेन मिरर आपने जैसे बोल सकते हैं बोर्ड है, बोर्ड क्या है, प्लेन है। इसी तरीके से मिरर यहाँ पर इसके बोर्ड के जगह पर होता, वो पूरा कैसा होता है, प्लेन सरफेस होता है ना। बैक साइड में इसके पॉलिश्ड होता है, इवन जितने भी मिरर होते हैं सभी में बैक साइड में पॉलिश्ड ही होता है। तो कुछ इस तरीके से होता है प्लेन मिरर। ठीक ना, अभी हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। देखो बच्चों, ये जो स्फेरिकल मिरर होता है ना, मिरर तो हमें एक छोटा सा पार्ट होता है, ये जहां से हमको मिलता है वो एक कंप्लीटली स्फीयर होता है। इस तरीके का एक स्फीयर होता है। इस स्फीयर हम बोलते हैं इसको होलो स्फीयर, अंदर से पूरा खाली होता है, एक होलो स्फीयर होता है। ठीक, एक इस होलो स्फीयर के लगभग आधे पार्ट को हम कट कर देते हैं। जब कट करते हैं, ये देखिए, ये हमने बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद हमें ये मिला। ठीक, तो ये जो पार्ट है ना, इसी से हम मिरर बनाते हैं। बेसिकली इसका शेप कैसा होता है, एक स्फीयर के शेप का होता है, राइट। क्यों? क्योंकि ये जो मिरर होता है बच्चों वो एक होलो स्फीयर से कटा हुआ पार्ट होता है। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूं, एक होलो स्फीयर होता है, इसमें से एक कटा हुआ पार्ट होता है। होलो स्फीयर का मतलब एक फुटबॉल, अंदर हवा भरी है या खाली जगह है, ऐसे ही एक ग्लास होता है ना। ये मिरर हमारा होता है और यहाँ से हम कट करके इसको अलग करते हैं, ये होता है हमारा। अब जो ये बनने वाला एक स्फीयर है, स्फेरिकल पार्ट, इसी का एक क्या बन गया, ये स्फेरिकल पार्ट। अभी हम मिरर नहीं बोलेंगे, इसको स्फेरिकल पार्ट बोलेंगे। अब इसमें जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, देखिए इसके दो सरफेसेस हमारे पास मिले हैं। एक सरफेस ये अंदर वाला और दूसरा सरफेस ये बाहर वाला। अब देखिए कहानी यहीं से चालू होती है क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये जो दो सरफेस मिले हैं, एक अंदर वाला ये और एक ये बाहर वाला। ठीक, अंदर वाले सरफेस को हम बोलते हैं कॉनकेव सरफेस। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉनकेव सरफेस। ठीक, देखो केव पर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। केव मतलब क्या होता है, गुफा, अंदर की तरफ घुसा हुआ है ना, कुछ गुफा जैसा होता है, अंदर जिसमें हम जाते हैं, ये चीज केव। तो देखो ये जो सरफेस दोनों मिले हैं, इसमें से भी अंदर की तरफ है, राइट। याद रखने का तरीका है, बाकी आप इसको कैसे भी याद रख सकते हैं कि बच्चों हम गुफा में जा रहे हैं, केव है, मतलब वो क्या हो गया, हमारा कॉनकेव सरफेस हो गया। अभी हम सरफेस की बात कर रहे हैं और जो बाहर की तरफ उभरा हुआ बचा, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक, ये बात समझ में आ गई। दो सरफेस, एक कॉनकेव सरफेस और दूसरा हो गया हमारा कॉन्वेक्स सरफेस। लेकिन हमको इसका क्या बनाना है बच्चों, मिरर बनाना है। क्या बनाना है, मिरर। तो देखिए किस तरीके से मिरर के पार्ट में होगा। मैं इसको रफ कर रहा हूं और इसको यहां पर बना रहे हैं। नंबर 1, ये जब भी हम बाहर में कौन सा सरफेस है बच्चों, आंसर है सर कॉन्वेक्स सरफेस है, तो कॉन्वेक्स वाले पर आप पॉलिश्ड कर दो। ठीक, वो पॉलिश हो गया, ये हमारी सरफेस अब नहीं बची, कॉन्वेक्स सरफेस नहीं बची, ये क्या हो गया, हमारा पॉलिश्ड हो गया। ठीक ना, तो जो लाइट रेज आकर फॉल होनी है या जो रिफ्लेक्शन होना है वो कौन से सरफेस पर होना है बच्चों, तो आंसर है ये अंदर वाला हमारा कौन सा सरफेस है, कॉनकेव। तो जो अब ये क्योंकि मिरर बन गया, एक तरफ का पॉलिश्ड हो गया, एक तरफ खाली बचा हुआ है, उस खाली बचे हुए पार्ट पर रे आकर के फॉल होना है, वहीं पर सारी चीजें हमें रिफ्लेक्शन की दिखनी है। ठीक, तो कौन सा सरफेस है, तो आंसर है कॉनकेव सरफेस। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। बात समझ गए? ठीक है, अब
सेकेंड पार्ट ये हमारा बन गया, इसको हम ऐसा बना लेते हैं, मैं भी बताऊंगा क्यों इसको इधर हमने मूव करके बना दिया। ठीक, अभी भी इसके सरफेसेस में बच्चों कोई भी डिफरेंस नहीं है। अंदर वाले को जो गुफा वाला है इसको हम कॉनकेव सरफेस बोलेंगे और बाहर वाला कॉन्वेक्स सरफेस ही होगा। अब हमें क्या करना है कि अंदर वाले को पॉलिश्ड कर दो। ठीक, तो ये जो हमारा कॉनकेव सरफेस था ये हमारा पॉलिश्ड हो गया। अब कॉनकेव नहीं बचा, बाहर हमारा जिस पर की लाइट आकर के फॉल हो सकती है, जहां से रिटर्न होगी, रिफ्लेक्शन होगा, वो कौन सा सरफेस है? बोले सर ये कॉन्वेक्स सरफेस है। इसलिए हमारा कौन सा मिरर हो गया? कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक, तो जिस सरफेस पर लाइट, या ऐसे समझ लो जिस सरफेस पर लाइट आकर के फॉल होगी वही हमारा मिरर होगा। कंडीशन दूसरी वाली सरफेस पॉलिश्ड होनी चाहिए, वहां पर लाइट फॉल होने के लिए जगह नहीं होना चाहिए। सेकेंड वाले में कॉन्वेक्स सरफेस हमारे पास है जहां पर लाइट आकर के फॉल हो सकती है, इसलिए कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। चलिए ठीक है, और आगे देखते हैं। इसमें ये जो कॉनकेव सरफेस हमारा है बच्चों, ठीक, ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है। किसका नेचर का होता है? कन्वर्जिंग नेचर। कन्वर्जिंग नेचर क्यों होता है? क्योंकि जब रे इसके ऊपर फॉल होती हैं तो इसकी टेंडेंसी होती है कि उन रेज को एक जगह जाकर के मीट करेगा, कन्वर्ज करेगा, किसी न किसी एक पॉइंट पर वो मीट करवाएगा। एक्चुअल मीटिंग होती है यहाँ पर। पिछले क्लास वीडियो में हमने ये बात देखा था कि एक्चुअल मीटिंग क्या होती है रेज की, एक्चुअल इंटरसेक्शन क्या होता है, और जब एक्चुअल नहीं होता उसको पीछे बढ़ा करके एक वर्चुअल इंटरसेक्शन हम कैसे कराते हैं, ये भी हमने देखा था इमेज के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो ध्यान समझिए, कन्वर्जिंग नेचर का मतलब कि जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है इस सरफेस पर फॉल होने के बाद तो वो रेज किसी एक पॉइंट पर जाकर के मीट करते हैं, कन्वर्ज करते हैं। ठीक, इसके अपोजिट जो कॉन्वेक्स मिरर है बच्चों वो होता है डाइवर्जिंग नेचर का। कौन से नेचर? डाइवर्जिंग नेचर। इसका मतलब ये हो गया कि जब रेज इस पर फॉल होती है, दो रेज आई, मान लो यहां पर फॉल हुई, तो एक इधर भागेगी एक दूसरी तरफ भागेगी। ठीक है, दोनों डाइवर्ज होंगी, दूर दूर जाएंगी। एक्चुअल ये जो रिफ्लेक्ट होने वाली रेज है कभी मीट नहीं करती है। बात समझ में आया है ना, कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो क्या होती है बच्चों? डाइवर्ज होती है। और इसमें जो अभी मैं जब रे डायग्राम बनाऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक ना, अभी थोड़ा सा बस इसको देख लो कि ये जो इंसिडेंट रे है रिफ्लेक्ट होने के बाद ये किसी न किसी एक पॉइंट पर मीट करती है, कन्वर्ज होती है रेज। ठीक है, कन्वर्ज होती है, इसलिए हो गया कन्वर्जिंग नेचर। ये दो रेज क्या होती है? रेज को क्या करता है ये वाला मिरर? डाइवर्ज करता है, इसलिए मिरर किस नेचर का हो गया? डाइवर्जिंग नेचर का हो गया। ठीक, तो ये चीजें क्लियर हो गई कि स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है, कहां से आता है और ये किस नेचर के होते हैं। ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लो, रफ कर दें। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है बच्चों आज की ये, और ध्यान रखना मिस मत करना एक भी लेक्चर, क्योंकि मैं पूरा 10th का फिजिक्स का जितना भी सिलेबस है बच्चों वो पूरा 1 by 1 करके मैं कवर करने वाला हूं, और जल्दी ही सारे वीडियोज आपके सामने होंगे सभी क्लासेस सभी चैप्टर्स के। तो मिस नहीं करना है, इसको प्रॉपर नोट करना है, जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। जो भी वीडियो आप देखिए उसको पढ़िए, समझिए, नोट डाउन कीजिए। अगर लग रहा है कि वीडियो आगे बढ़ता जा रहा है, आप वहाँ पर उसको पॉज करके नोट स्क्रीन रोक करके आप लिख करके रख लीजिए, अपना नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें मैं आपको बोर्ड एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं या चैप्टर की पूरी प्रैक्टिस सीट, टेस्ट के पेपर्स, चैप्टर के जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं, सारी सीट आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा इसी वीडियो में ही। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसको कंटिन्यू वीडियो देखना है, और आप ये जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारे वीडियोज कंटिन्यू मिलते रहें। ठीक है, चलिए यहाँ पर अभी हम इस स्फेरिकल मिरर में कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे, कुछ टर्म्स 1 by 1 चलते हैं, कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे। टर्म्स हम देख लेंगे तो किस तरीके से रिफ्लेक्शन करते हैं उन पर बात करेंगे, इमेज कैसे बनता है वो देखेंगे, है ना, और इमेज बनाने के लिए क्या लॉ होती है, कौन से लॉ को फॉलो करते हुए इमेज बनता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पहले समझना पड़ेगा। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं बच्चों, जैसे सबसे पहले यहाँ पर है हमारा प्रिंसिपल फोकस।
क्या है, प्रिंसिपल फोकस। समझिए यहाँ पर एक ही डायग्राम में मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करते जाऊंगा। चलिए एक मैंने यहाँ पर बना लिया मिरर। अब आप ये बता सकते हैं बच्चों कि कौन सा मिरर है। बोले सर इसका अंदर वाला सरफेस कॉनकेव होता है, बाहर वाला सरफेस कॉन्वेक्स होता है। लाइट रेज को फॉल करने के लिए आपने कॉनकेव सरफेस छोड़ा है जहां पर लाइट फॉल हो सकती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है ना, या रिफ्लेक्शन के सारे फिनोमिना हम जहां पर देख सकते हैं। इसलिए कौन सा मिरर हो गया हमारा, कॉनकेव मिरर हो गया। देखो सारी चीजें ऐसा इमेजिन करना कि जो भी मिरर आपको दिया है वो किसी न किसी एक स्फीयर का पार्ट होता है। इमेजिन क्या करना है, ये तो एक्चुअल में होता ही है, लेकिन वो पूरा स्फीयर आपको क्वेश्चन में तो मिलेगा नहीं, इसलिए आपको दिमाग में उसको इमेजिन करके और टर्म को या क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। तो देखो इसका सेंटर कहां पर होगा, तो ये बात आपके दिमाग में है कि सर ये एक कोई ना कोई एक स्फीयर रहा होगा इस तरीके से, जिसमें से पार्ट कट करके हमने बाहर निकाला हुआ है। बोले ठीक है, तो जिस स्फीयर का ये कटा हुआ पार्ट है उस स्फीयर का कहीं ना कहीं पर एक सेंटर होगा। अरे बात समझ में आ गई, इस स्फीयर का एक सेंटर था, इसी सेंटर को हम इस स्फेरिकल मिरर का भी सेंटर बोलेंगे। ठीक, तो सेंटर ओके, प्रिंसिपल फोकस हम पढ़ रहे हैं ना, कोई बात नहीं। सेंटर ऑफ कर्वेचर पहले लिख लो ना, 1 बाई 1 लाइन से चलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि जब आप नींव पढ़ लोगे तब उसकी वॉल, तब रूफ, तब आगे की फ्लोर बना सकते हो, है ना। प्रिंसिपल फोकस इसके बाद में आएगा, कंफ्यूज नहीं, ठीक ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये देखो इस मिरर का सेंटर कौन सा होगा, तो आंसर है कि सर ये वाला मिरर जिस स्फीयर का कटा हुआ पार्ट है उस स्फीयर के सेंटर को ही हम इसका भी सेंटर बोलेंगे। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज सेम एज द स्फीयर फ्रॉम विच इट इज कटेड आउट, या जिसका वो पार्ट हो जहां से कट करके बाहर निकाला हुआ हो। तो ये हो गया बच्चों आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आया, इस मिरर का सेंटर कौन सा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर होगा, बोले सर जिस स्फीयर का वो कटा हुआ पार्ट है उस स्फीयर के सेंटर को हम इस मिरर का भी सेंटर बोलेंगे। ठीक, नंबर 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये भी बड़ी सिंपल सी बात है, इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सा होगा, बोले सर जो स्फीयर का रेडियस होगा दिस वन, ये सेंटर को हम C से लिखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया हमारा R। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज सेम एज द स्फीयर फ्रॉम विच इट इज अ पार्ट। ठीक है, जिसका वो एक पार्ट है, जिस स्फीयर का पार्ट है ये मिरर, उसी की रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम बोलेंगे इस स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, थर्ड पॉइंट अपर्चर। अपर्चर होता है इस मिरर का जितना ये एरिया है, इसका मुंह जितना लंबा खुला है, ऐसे समझो, ठीक ना। ये मिरर है हमारा, ठीक, ये मिरर। अब एक बात बताओ, अगर चलो इसका हमने नाम दे दिया M डैश, है ना। M और M डैश के बीच में जितनी भी रेज आएंगी बच्चों समझना, M और M डैश के बीच में जितनी भी रेज आएंगी वो सभी कहाँ फॉल होंगी, तो आंसर है सर ये मिरर पर फॉल होगी। लेकिन M वाले पॉइंट से ठीक ऊपर जाएगा तो ये बाहर चला जाएगा, M डैश से नीचे जाएगा वो भी पूरा आगे बढ़ा जाएगा। ठीक, तो ये वाला एरिया M डैश के बीच का एरिया जहां जिसके बीच में इंसिडेंट रे आ रही है तो मिरर पर पड़नी चाहिए, इसको हम बोलते हैं अपर्चर। ठीक, इसके बाद आता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस से पहले पढ़ लो पोल। पोल किसको बोलते हैं, ये तो हमारा हो गया M डैश वाला अपर्चर। पोल होता है इस जो कर्वेचर हमारे पास है जो मिरर का, उसका सेंट्रल पार्ट पोल, इसको हम पीस बताते हैं। मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, मिड पॉइंट ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द पोल। ठीक, 5
अब यहां पर आ गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। कौन होता है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन को आप आगे पीछे बढ़ा दो, यही हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अ लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्सटेंडेड बोथ साइड कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। राइट, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर दो और लाइन को आगे बढ़ा दो। ये जो बड़ी सी लाइन दिख रही है आपको, वो हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, अब आपको बता रहे हैं हम जो सबसे स्टार्टिंग में चल रहे थे, प्रिंसिपल फोकस या फोकस। ठीक, तो अब इसको ध्यान रखना, इस मिरर में फोकस के बारे में ही बात कर रहे हैं। इस मिरर में ये हमने बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द पोल। इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रही है, समझना पॉइंट को। इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रेज इंसिडेंट हो रही है। ठीक, फॉल हो रही है कहां पर? मिरर पर। अब मिरर पर फॉल होने के बाद वो रेज रिफ्लेक्ट होंगी, तो ये जितनी भी पैरेलल रेज है ये रिफ्लेक्ट होने पर किसी एक पॉइंट पर जाकर के मीट करती हैं। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस। पैरेलल रेज को, पैरेलल रेज किसके पैरेलल होनी चाहिए? प्रिंसिपल एक्सिस के। रेज किसके पैरेलल होनी चाहिए बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस के। इन पैरेलल रेज का रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर जाकर के मिलती है उसी को हम बोलते हैं फोकस। तो हमारा यहां पर कहीं पर होगा फोकस। 7, फोकल लेंथ। ठीक, लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ध्यान देना, फोकस को, पॉइंट को कैपिटल एफ, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से हम लिखते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल, ये वाली, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्लियर है? ठीक, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रख लेना, हालांकि बाद में भी कई बार आपको समझ में आती है कि ये जो फोकस है ये सेंटर और पोल का मिड पॉइंट होता है। आर हम किसको बोलते हैं? हमने लिखा जरूर है, पर ये पूरा लेंथ को हम आर बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, लेकिन सी और पी के ठीक बीच में होता है फोकस पॉइंट। अब यहां से बात समझना, मैं इधर बता दे रहा हूं। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज सेंटर, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, और इस लेंथ को बच्चों हमने बोला है फोकल लेंथ, और इस लेंथ को हमने बोला है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर ये मिड पॉइंट है तो जितनी लेंथ इधर होगी उतनी लेंथ इधर भी होगी, बोलो या सब नो? ठीक है, तो अगर ये एफ लेंथ के बराबर है तो ये भी कितना हो जाएगा? एफ लेंथ के बराबर हो जाए। अब अगर हम जियोमेट्रिकली देखें तो दोनों f मिलाकर किसके बराबर हो रहा है? r के बराबर हो रहा है। इसका मतलब f प्लस एफ इज इक्वल्स टू r। बहुत ही सिंपल है, f और f दोनों मिला दें तो किसके बराबर हो रहा है? r के बराबर, वजह ये मिड पॉइंट होता है। अब देखिए f प्लस f कितना हो गया? 2f इज इक्वल्स टू r। ये होता है, फोकल लेंथ को डबल कर दो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गया, या f इज इक्वल्स टू r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर दो तो फोकल लेंथ मिल जाता है। मान लो क्वेश्चन आए किसी भी मिरर, स्फेरिकल मिरर में रेडियस है 20 सेंटीमीटर, तो अपने आप आपको समझ में आना पड़ेगा कि अगर रेडियस हमारा बच्चों 20 दिया हुआ है तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? तो सर रेडियस का हाफ होता है फोकल लेंथ, तो 20 का हाफ कितना हो जाएगा? 10। रेडियस का हाफ, 20 का हाफ कितना हो गया? 10। हमको मिल गया बच्चों फोकल लेंथ। कभी अगर फोकल लेंथ आपको न्यूमेरिकल में मिल गया और क्वेश्चन में आस्किंग है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आप उसको वहां पर डबल कर लेना, वेरी सिंपल। राइट, तो हमने देख लिया ये सभी टर्मिनोलॉजीज के बारे में, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपर्चर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस एंड फोकल लेंथ। और ये रिलेशन भी हो गया, रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में आपका बच्चों मिल गया रिलेशन। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, इनके डेफिनेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ऐसे कोई भी 4-5 का ऐसे नाम दे देगा, 4 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा और बोलेगा इसको डिफाइन कीजिए, तो ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलो रफ कर दे रहा हूं मैं इसको।
टर्मिनोलॉजीज हो गए। अभी रिफ्लेक्शन इसमें कैसे होता है, चलिए वो देख लेते हैं। बोले सर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप तो लगा के बताइए, कैसे यहाँ पर नॉर्मल बनता है, कैसे इंसिडेंट एंगल बनता है ना। तो बहुत ही सिंपल है, रिफ्लेक्शन, हम रिफ्लेक्शन बता रहे हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन इन स्फेरिकल मिरर। चलो हमने कॉनकेव मिरर को ही ले लिया है, कोई बात नहीं, ये हमारा कॉनकेव मिरर बन गया। हमने ले लिया यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस वन इज पोल, इधर कहीं पर होगा बच्चों हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब आपने रिफ्लेक्शन यहाँ पर देखना है। क्या देखना है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन की फिनोमिना कैसे होती है, वो हमें समझना है, राइट। तो एक ले लीजिए आप रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आप कोई भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने ले लिया रे यहाँ पर। अब रिफ्लेक्शन के कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे। कौन हो गया, इंसिडेंट रे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है नॉर्मल बनाना। बच्चों को तकलीफ होती है सर नॉर्मल कैसे बनाएंगे हम यहाँ पर, है ना, नॉर्मल। तो नॉर्मल बच्चों ध्यान रखना, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहां पर भी हो उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर देना, यही होता है हमारा नॉर्मल। ये हो गया हमारा नॉर्मल। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को ज्वाइन कर दीजिए, यहां पर यही नॉर्मल होता है। अब इंसिडेंट एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में लॉ बोलता है नॉर्मल के अपोजिट साइड से सेम एंगल फॉर्म करते हुए रे जाएगी। ये हो गया हमारा आर एंड दिस वन इज अ रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है। अब देखो एक बात, क्योंकि ये पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस की, तो ये कहां से होकर के जाएगी, फोकस से। ये बात ध्यान रखना। बोले सर ये तो कॉनकेव आपने बता दिया बार बार, कॉन्वेक्स से क्या दुश्मनी है, इसको भी बताइए। चलो हम बता दे रहे हैं। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक, और ये हो गया हमारा पोल, कोई भी रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, चलो हमने ले लिया। ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अब हमें बनाना है नॉर्मल। बोले सर ये तो अपोजिट साइड है, यहाँ पर इधर कहीं पर सेंटर होना चाहिए, कोई बात नहीं, यहाँ पर इसको आप ज्वाइन कर दो, यही हो गया आपका नॉर्मल। ये हो गया आपका नॉर्मल। ठीक, तो ये हो गया आपका इंसिडेंट एंगल, सेम एंगल फॉर्म करते हुए आर करते हुए रे इधर चली जाएगी। ठीक है, इसका जब आप पीछे बढ़ाओगे तो कहीं फोकस पर मिलेगी। ये इस तरीके से होता है। इसमें ऐसा हमें इमेजिन करना होता है बच्चों कि फोकस से होकर के आ रही है। देखो दोनों में यहाँ एक टर्म में डिफरेंस है, ये एक्चुअल में फोकस से पास होती है। ऐसा इसलिए भी आप दोनों में डिफरेंस है क्योंकि इसमें फोकस जिधर से रे जा रही है उसी साइड में फोकस है, इसमें जिधर से रे आ रही है या जा रही है उसके अपोजिट साइड में है। तो रे कभी मिरर को क्रॉस करके तो नहीं जा सकती, यहीं से इसको रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा। तो हम ऐसा इमेजिन करते हैं, जब इधर से ऊपर से हम देखेंगे तो हमको लगेगा कि रे फोकस से होकर के आ रही है। ठीक, दिस रे इज अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस, दिस रे इज अपीयरिंग राइट टू कम फ्रॉम फोकस, बट दिस रे इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम फोकस, एक्चुअली पासिंग फ्रॉम द फोकस। ठीक, बाकी लॉ रिफ्लेक्शन का जो बताना था हमको वो यही है। नॉर्मल बनाने में दिक्कत होती है बच्चों को, तो नॉर्मल हम कहाँ से ज्वाइन करेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम लोग इसके आगे देखते हैं सिलेबस, है ना। चलिए नोट डाउन कर लिए, रब कर दे रहा हूँ। रिफ्लेक्शन हो गया, आपको समझ में आ गया, तो आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं रूल्स कैसे होते हैं, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। फर्स्ट रूल बच्चों, पहला रूल हमारा क्या बोलता है, फर्स्ट रूल कि अब जो भी हम पढ़ते आ रहे हैं है ना पिछले 10-15 मिनट से, कि जो रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, इफ रे इज
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इफ अ रे, कौन सी रे? बोले सर ये तो पता ही नहीं चल रहा है, इंसिडेंट रे। इफ द इंसिडेंट रे, मैंने फिर से लिख लो भैया, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट passes through the focus or appears to come from focus। ये दूसरे के लिए है, मैं उसको अलग लिखवा दूंगा, है ना। अभी जो हमने ये बताया कि इट पासेस थ्रू द फोकस, ये कौन से टाइप के मिरर में होता है? ये कॉनकेव मिरर में होता है। ठीक, चलो देख लेते हैं। एक कॉनकेव मिरर हमने बना दिया। ये अगर रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, जब भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो ध्यान रखना बच्चों, ये कहां से होकर पास होगी? फोकस से। ये फोकस इधर कहीं पर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। ऑलवेज ये एरो लगाकर आपको बताना है कि रे किधर से किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक, वेरी सिंपल। जब भी रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो फोकस से होकर पास होगी, ध्यान रखना। सेकेंड लॉ इसी का कन्वर्ज आप ले लो। इफ, आप इसी तरीके से अब लिखते जाना, इफ द इंसिडेंट रे इज पासिंग या कमिंग फ्रॉम फोकस, इफ द इंसिडेंट रे इज coming from focus after reflection it becomes parallel to the principal axis। क्यों कैमरा आवाज कर रहा है? जस्ट अ मिनट। चलिए रिकॉर्डिंग के बाद ही देख लेंगे, है ना। अगर कोई भी रे फोकस से होकर के आ रहा है, ये यहाँ पर हमारा है फोकस, यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई भी रे ये कहाँ से आ रहा है आपको दिख रहा है? फोकस से होकर आ रहा है। दोनों रेज फोकस से होकर आ रही, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक, इसका उल्टा, अगर पैरेलल थी तो फोकस से होकर आएंगी, अगर फोकस से होकर आ रही हैं तो पैरेलल हो जाएंगी। वेरी सिंपल, इनको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए थर्ड रूल, इफ the incident ray is coming from या passes from center of curvature after reflection it returns back to the same path। चलो देखते हैं ऐसा क्यों होता है। ये हमने बना लिया एक स्फेरिकल मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर हो जाएगा पोल, इधर हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बीच में फोकस। क्या बोल रहा है? कोई भी इंसिडेंट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आ रही है, चलो ये आ गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर यहाँ पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये उसी पाथ में रिटर्न हो जाएगी, ऐसा हमारा रूल बोल रहा है। क्यों? थोड़ा सा हम लोग फ्लैशबैक में चलते हैं पीछे और याद करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को।
या प्लेन मिरर वाले कंसेप्ट में हमने देखा था कि जब भी कोई भी रे अगर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, सरफेस के परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मल के पाथ में इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी सेम पाथ से वो रिटर्न हो जाती है। ऐसा हमने देखा था बच्चों, यहाँ पर भी वही है। अभी हमने जब रिफ्लेक्शन पढ़ा है तब देखा था कि ये नॉर्मल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमारा क्या होता है, इनको ज्वाइन कर दें तो नॉर्मल बन गया। तो ये जो रे हमारी इंसिडेंट हो रही है बच्चों, ये कौन से पाथ में हो रही है, नॉर्मल है ना, नॉर्मल के पाथ में। तो अब ये क्या हो जाएगा, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो वो रिटर्न हो जाएगी। क्लियर? तो ये हो गया हमारा थर्ड लॉ। फोर्थ वेरी सिंपल, फोर्थ लॉ हमारा है ना कि अगर कोई भी रे पोल पर इंसिडेंट हो रहा है, पोल पर, डायरेक्ट पोल पर इंसिडेंट हो रहा है ये, तो उसके अपोजिट साइड सेम एंगल बनाते हुए रिटर्न हो जाएगा। ठीक, ऐसा क्यों? बोले सर पोल ही हमारा यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है और ये सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, आप इन तीनों को मिला के देखिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और ये सेंटर, बेसिकली बच्चों ये क्या बन गया हमारा यहाँ पर, नॉर्मल। प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है, पोल वाले पॉइंट पर अगर कोई भी रे फॉल हो रही है तो इसके लिए नॉर्मल बन गया है ना, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये हमारा बनता है नॉर्मल। तो जितने एंगल पर बच्चों ये फॉल होगी उसके अपोजिट साइड सेम एंगल फॉर्म करते हुए निकल जाएगी। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लो, इतना अच्छे से पढ़ लो। इसके अगले वीडियो में हम इमेज का फॉर्मेशन बताएंगे। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। हमने क्या देख लिया, स्फेरिकल मिरर, इसके टर्मिनोलॉजी, इसमें किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, और इमेज बनाने के रूल्स क्या हैं। अगला एक हम जो वीडियो लेकर के आएंगे अभी, तो उसमें हम बताएंगे आपको कि इमेज कैसे कैसे बनेंगे और जो इमेज बनेंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, क्या किस नेचर के बनेंगे, किस साइज के बनेंगे, किस पोजीशन पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो किस पोजीशन पर इमेज बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें से न्यूमेरिकल पूरा रिजॉल्व होता है और वो बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो अच्छे से ध्यान से इतना प्रिपेयर कर लो। आज वाला लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ लो, तभी वाला समझ में आएगा, है ना। एक वीडियो में ही नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको भी लगेगा कि पक रहे हैं पॉकेट में, है ना। तो इससे बेहतर है कितना प्रिपेयर कर लीजिए, अगला वीडियो में हम उसको आपको बता देंगे कि किस तरीके से इमेज बनेगा। क्लियर? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।